ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅੜੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅੜੀਆ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਥਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ MBBS ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MD ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਰਨੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅੜੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅੜੀਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ गुजरात ਤੋਂ ਨੇ। डॉक्टर अड़िया वेलकम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं जैसे आपका प्रोफाइल देख रही थी, आपने MBBS किया, आपने MD किया और उसके बाद माइंड ट्रेनिंग, माइंड पावर के बारे में स्टडी करना शुरू किया और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। ये जो ट्रांजिशन आई उसकी वजह? सही बात है। पहली बात तो ये कि मैंने 30 साल डॉक्टर का रोल किया है। हाँ। और मैं मेडिकल फील्ड में देखा मैंने कि बहुत सारे वहाँ पे लिमिटेशंस है। अच्छा। जैसे मैं कहूँ तो हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा बीमारी ऐसी रहती है जिसका कारण ही हमें नहीं पता, रीज़न ही नहीं मालूम है। दूसरा है कि जिसका रीज़न मालूम है उसमें से आधी से बीमारी ज़्यादा ऐसी रहती है जिसकी दवाई हमारे पास नहीं है। अच्छा। और पहले ऐसा मानते थे कि माइंड बॉडी कनेक्शन रहता है एंड हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। बट अभी उल्टा हो गया, हेल्दी माइंड एज ए हेल्दी बॉडी। यानी कि अगर आपका माइंड खराब है तो बॉडी खराब होती है, यानी बीमारी सब माइंड से आती है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर शरीर को क्यों ट्रीट करना है जबकि माइंड से आती है। तो और फिर माइंड के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें अच्छा। मैंने पहली किताब पढ़ी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। मुझे अच्छी लगी। मेरी लाइफ में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, मुझे रिजल्ट मिलने लगा जी। फिर मैं लोगों को सिखाने लगा, लोगों को पसंद आया और इतना पसंद आया कि लोग मोर एंड मोर डिमांड करते गए। अच्छा। उसमें कब मैं मेडिकल लाइन छोड़ के इसमें चला गया यही मुझे पता नहीं, इतना डिमांड बढ़ता गया। अच्छा। तो ये दो रीज़न थे। एक तो मेडिकल लाइन से इतना आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात है कि इसमें मुझे इतना रिजल्ट मिलने लगा कि लगा यार वाह दिस इज़ समथिंग बेटर। अच्छा। तो धीरे धीरे मैं बॉडी डॉक्टर से माइंड डॉक्टर बन गया, पता भी नहीं चला। वैसे 30 साल हो गए इस फील्ड में आते हुए। अभी आप US से आ रहे हैं, सीधे एयरपोर्ट से आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके जितने भी सेमिनार्स हुए हैं US में, आप LA जाके आए हैं, शिकागो, न्यूयॉर्क, एटलांटा और बहुत से सिटीज़ में। हाउ वाज द रिस्पांस ओवर देयर? फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। इस टाइम तो मैंने देखा है कि अनबिलीवेबल। जैसे कल यहाँ प्रोग्राम में आपको भी पता चल जाएगा जी। और मैं तो आपको बोलता हूँ आप ज़रूर अटेंड करना। ऐसा कभी नहीं सुना होगा, ऐसी बातें सुनने को मिलती है लोगों को। कल ही मेरा प्रोग्राम था तो मुझे एक आदमी ने बोला आप ये T-शर्ट में संत हो, ऐसा पहनते T-शर्ट हो मगर आपका दिल संत जैसा है कोई। अच्छा। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स मिला है मुझे। और गरीब हो अमीर हो कोई भी हो सभी को अच्छा लगता है, छोटा बच्चा हो बड़ा हो। मेरा अभी एक प्रोग्राम हुआ था टोरंटो के अंदर, वहाँ पे 4 पीढ़ी एक साथ आई थी, 4 जनरेशन टुगेदर अटेंड किया उन्होंने। अच्छा। और सबको मज़ा आया और सबको लगा कि हमारी लाइफ बदल जाएगी। चलिए आज हमारे जो सुनने वाले हैं देखते हैं कि उनके मन में कैसे कैसे सवाल हैं मन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ही पूछना चाहूँगी लोगों के बिहाफ पे कि अगर मन को डिस्क्राइब करना है, व्हाट इज़ माइंड? माइंड इज़ द एनर्जी। जैसे energy. बिजली एक एनर्जी है, ऐसा माइंड इज द एनर्जी। और ब्रेन जैसे बिजली के वायर है, पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, मैटर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, काट सकते हैं, छू सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, नाश कर सकते हैं। जबकि माइंड इज द एनर्जी, जैसे बिजली एनर्जी है। और कंप्यूटर के भाषा में कहे तो माइंड इज द सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज द हार्डवेयर, कंप्यूटर की भाषा में। और हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है।
हार्डवेयर के तभी चलेगा जब सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब किसी के पास हार्डवेयर है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज़ द हार्डवेयर। अच्छा, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअली माइंड करते हैं जो ब्रेन के अंदर रहता है। एक चीज़ और आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपका पढ़ा है और बहुत से और लोगों को भी मैं पढ़ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने जे शेट्टी से लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन भी ली है, तो मेरा भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, मैं पढ़ती रहती हूँ। ये चीज़ है, कई बार इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि माइंड की पावर हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, इज़ दिस चैलेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो परमात्मा की मर्ज़ी है वैसा ही होगा, लेकिन जो मन पे विश्वास कर रहे हैं उनका सोचना ये है कि जो मन चाहेगा वो हम पा सकेंगे, वैसा हम कर सकेंगे। सो पैरेलल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दूसरी तरफ, कि परमात्मा की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो इज़ दिस चैलेंजिंग द पावर ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कुंडली में विश्वास करते हैं कि नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ कि कुंडली इज़ लाइक ए लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ खास नहीं करोगे तो जो कुंडली में लिखा है वो हिसाब से आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। मगर परमात्मा ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है, कुछ ऐसे पावर दिए हैं कि आप जो डिफ़ॉल्ट वाली लाइफ है जो कुंडली में लिखी है उसको आप बदल के एक नया लाइफ बाय डिज़ाइन बना सकते हैं। ये परमात्मा ने दिया है, परमात्मा को चैलेंज करने की बात ही नहीं है। तो ज़्यादातर लोग लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट जीते हैं क्योंकि उनको अपने स्पेशल पावर के बारे में पता ही नहीं है। जो स्पेशल पावर नहीं यूज़ करते वो लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट जीते हैं। और जो मैं स्पेशल पावर की बात सिखाता हूँ वो परमात्मा के दिए हुए पावर है, जिसकी वजह से हम सुखी होते हैं और सफल होते हैं। तो वी आर नॉट चैलेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ गॉड, वी आर इनफैक्ट यूजिंग द पावर गिवन बाय गॉड, जिसकी वजह से हम सुखी। और परमात्मा भी चाहते हैं कि हर इंसान ये पृथ्वी पे आके सुखी हो और सफल हो, इसीलिए उन्होंने पावर दिया है। हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि हमें ये पावर के बारे में पता ही नहीं है। तो जैसे पता चलता है तो हमारा जीवन में सुख और सक्सेस दोनों आ जाती है। तो इट इज़ नॉट चैलेंजिंग, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटरी विथ ईच अदर। अच्छा, सो जब किस्मत की बात बोलते हैं, कहते किस्मत नहीं बदली जा सकती, जो किस्मत पे विश्वास करते हैं, या फिर हम बहुत सी कई बार कोशिश करते हैं, फिर बाद में ऐसा होता है कि हम सफल नहीं हो पाते उसमें, तो हम कहते हैं कि किस्मत में नहीं था, हमने बहुत कोशिश की। सो किस्मत का और माइंड का कैसा रिलेशन है? पहली बात तो मैं तो किस्मत इसको मानता हूँ कि भगवान ने अगर आपको ये पावर के बारे में ज्ञान दे दिया किसी ने भी, तो आप किस्मत वाले हैं ताकि आप सब कुछ पा सकते हैं। मेरे हिसाब से देखो तो किस्मत एक बहाना है और किस्मत को डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप निष्फल हुए तो आपने ये सोच के छोड़ दिया कि मेरे किस्मत में सफल होने का नहीं लिखा था। एक्चुअली निष्फल इसलिए हुए कि आपने कुछ कमी थी, आपने कुछ एफर्ट्स कम किए थे, इसलिए निष्फल हुए। अगर आपने किस्मत पे छोड़ दिया तो अपनी गलतियां ढूंढोगे ही नहीं कि मैं क्यों निष्फल हुआ, तो आगे जाके सफल होने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और अगर मान लो सफल हो गए और आपने सिर्फ किस्मत को ही क्रेडिट दे दिया तो फिर आप अपने आप को तो कम समझोगे। तो मैं किस्मत को नहीं मानता हूँ। किस्मत यही है कि भगवान ने आपको ये माइंड पावर दिया है सबको, और अगर आपने ये जान लिया माइंड पावर को इस्तेमाल करना है तो आप किस्मत वाले हैं। जैसे मैंने जान लिया तो मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ये जानने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद बदल गई है। तो मैं किस्मत को ऐसे इवेल्यूएट करता हूँ कि किस्मत होना है यानी अपनी शक्तियों को जान लेना। तो जो भी कल मेरे प्रोग्राम में आएंगे, लाइव प्रोग्राम में, वो सब नसीब वाले होंगे, इनके जिनके किस्मत में होगा वही आएंगे, क्योंकि कल के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ। और मेरे पास लाखों ऐसे टेस्टिमोनियल है कि सर आपका प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, माइंड के बारे में जानने के बाद हमारी लाइफ बदल गई। लाखों, पूरी दुनिया से है, बड़े बड़े लोगों से। डॉक्टर अड़िया, हम बहुत देर से पढ़ते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन knowledge applied is power. Yes. Is that right? Knowledge is not power. Knowledge is not power. Knowledge applied is power. है ना? नॉलेज अपने आप में भी पावर है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, मैं बहुत से वीडियोस देखती हूँ, ये पॉसिबल है मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, आई हैव द नॉलेज बट आई एम नॉट अप्लाइंग इट। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप सेमिनार्स की बात कर रहे हैं कि लोग जो आएंगे उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। फिर चक्कर ये है कि शायद हमें कॉन्फिडेंस उस चीज़ पे नहीं होता या ख़ुद पे नहीं होता। जब माइंड की बात हम करते हैं, थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, अगर एलेबोरेट कर सकें
बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग यू आजकल जो बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, लेकिन एक आम व्यक्ति की समझ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। एक बिल्कुल कॉमन मैन की लैंग्वेज में आप अगर बताना चाहें माइंड क्या है, कैसे काम करता है। वेरी गुड। कितने मिनट में बताओ, 1 मिनट में या 1 घंटे में? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ओके, देखिए जैसे मैंने बताया, मन एक शक्ति का नाम है। हाँ, ये शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। और हमारे पास 2 मन होते हैं, जागृत मन, अर्ध जागृत मन। अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर होता है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड के बारे में ही जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के का तो नाम भी नहीं सुना रहता है। अभी मेरा लॉन्ग आइलैंड पे प्रोग्राम था न्यूयॉर्क में, वहाँ 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स आए थे जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं या रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड और मेरी एज के 60-70s वाले। My first question was that how many of you know about the power of subconscious mind? Raise your hand. Not a single hand was raised. इतने बड़े बड़े डॉक्टर। मैं जर्मनी में स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम देने को गया था, सब प्रोफेसर लोग थे। वहाँ भी यही सवाल पूछा कि टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी का हाथ ऊपर नहीं हुआ था। यानी इतने पढ़े लिखे लोगों में भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं है। तो अगर पता ही नहीं है तो उसका इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हमें तो सिर्फ 10% पावर पता है, जो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड है, उसका भी हम 10% इस्तेमाल करते हैं। तो मुश्किल से टोटल माइंड पावर का 1% पावर इस्तेमाल करके हमने इतनी तरक्की कर ली है, इंडिया से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ अच्छा बिजनेस शुरू किया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। तो सोच लो कि ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो कैसा होगा। मगर क्यों हमारी बंधन है? क्योंकि 90% पावर वाला जो है उसको हम जानते नहीं है। उसके ऊपर एक अमेरिकन किताब है, अदर 90%, रॉबर्ट कूपर की, जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आप ये अदर 90% जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसको इस्तेमाल करना सीखें। और बहुत आसान है, इतना आसान है कि एक अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है। मेरे कल के प्रोग्राम में मैं यही बताने वाला हूँ, और कोई ऐसा नहीं कहेगा मुझे नहीं समझ में आया। और मैं तो कल ऐसी 50 चीज़ें बताऊंगा जो जीवन बदलने वाली हो, मगर एक चीज़ भी उसने इम्प्लीमेंट कर दी ना तो भी उसका जीवन बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ विज़न बोर्ड बनाने का जी। कि अगर आपने विज़न बोर्ड सिर्फ बना लिया, 50 में से एक चीज़ ये होगी और दीवार पे लगा दिया तो भी आपका जीवन बदल जाएगा, एक ही चीज़। या ऐसा बोलो कि एक इंटेंशन क्रिएट करो लाइफ में कि मुझे एक बड़ा काम कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं करे, 50 चीज़ों में से एक पार्ट ये रहेगा मान लो जी। तो सिर्फ इंटेंशन वहाँ बैठ के क्रिएट किया ना तो भी उनकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये माइंड पावर इस्तेमाल करना इतना सिंपल है कि लोग, किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि इतना सिंपल हो सकता है। मैंने इतना सिंपल बना दिया है। तो जैसे आपने अलादीन की कहानी सुनी है, अलादीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था, खींचने से उसमें से जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था, हुक्म मेरे आका। और ये आका की जो भी इच्छाएं थी वो पूरी करता था उसका जीनी। तो वही कहानी हमारी मन की कहानी है। उसमें जो जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है, उसमें कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो जीनी है। अब मैं सिखाता हूँ कि ये चिराग को कैसे खींचना है, वो जीनी को कैसे बाहर निकालना है, और फिर उसको कैसे हुक्म करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। और जीनी को जगाने का बहुत सिंपल है, बस कोई शांत जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन करो, मन को शांत कर दो, तो अपना कॉन्शियस माइंड को जैसे ही शांत करते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा उसको ऑर्डर दो, तो उसको ऑर्डर देने की 3 सिंपल भाषा है। जैसे हमारी होती है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ऐसे उनकी भी 3 भाषाएं होती है। तो 3 में से कोई भी एक भाषा में आप ऑर्डर दे दोगे तो भी चलेगा। अच्छा। तो उसकी एक भाषा है इंटेंशन, संकल्प करो कि मुझे ये काम करना है। दूसरी भाषा है विजुअलाइजेशन, कल्पना की भाषा, या कपाल के ऊपर मेंटल स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देखो। और तीसरा है एफर्मेशन। ये जो संकल्प की भाषा है वो थिंकिंग एंड इमोशन की भाषा है। हमको इमोशन के साथ सोचते हैं तो हमारा एक संकल्प बन जाता है जी। विजुअलाइजेशन है वो चित्र की भाषा है, और एफर्मेशन है शब्दों की भाषा है। यानी थॉट्स, पिक्चर्स एंड वर्ड्स, ये तीनों में से कोई भी एक भाषा यूज़ करके आप जीनी को कमांड दो और आपके जीवन में सब कुछ होने लगेगा। यू विल बी सरप्राइज। ये बात तो है कि इंटेंशन हो और विजुअलाइजेशन हो, ये सब लोग मतलब बताते हैं कि ऐसा होता है, और अफर्मेशंस हो। लेकिन अब चक्कर ये है कि भी अगर हम ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करते और उस हिसाब से नहीं चलते, फिर हाफ हार्टेडली अगर करेंगे तो वो चीज़ रिजल्ट हाफ हार्टेडली मिलेगा, उसमें हाफ हार्टेडली ही रिजल्ट कम मिलेगा, मगर मिलेगा तो सर। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे
कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ के दायरे में आ रही हैं। अब हमारी चाहतें, हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, लेकिन अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या लिमिटेड है या ये भी अनलिमिटेड है? एनीथिंग अंडर दिस स्काई, जो आप चाहे। अच्छा। आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा बॉडी बना सकते हैं, आप ढेर सारे रुपये कमा सकते हैं, आप समाज में बड़ा नाम कर सकते हैं, आप एक कोई बड़ी संस्था बना सकते हैं, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ले सकते हैं, आप कोई भी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एनीथिंग अंडर दिस स्काई हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं अभी जैक्सनविल में प्रोग्राम करने को गया था। जो ऑर्गेनाइज़र थी उनकी बड़ी सिस्टर वहाँ पे बड़ी डॉक्टर है वहाँ की। अच्छा। मेरे से थोड़ी बड़ी होगी, 75 ईयर्स की, और रूमेटोलॉजिस्ट करके उनकी सिस्टर है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं रूमेटोलॉजी के। तो उनको खुद को ऐसी बीमारी थी, कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, एंड शी वॉज सफरिंग। तो उसकी सिस्टर जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वो मुझे लेके गई, बोले डॉक्टर मेरी सिस्टर को हेल्प करो। मैं गया तो मेरे से बात करने को भी रेडी नहीं थी। वैसे भी डॉक्टर लोग ज़्यादा हाई लॉजिकल रहते हैं, वो ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते। फिर मैंने थोड़ी सी उनसे दोस्ती किया, थोड़ी सी बातें किया, रेपो बिल्डिंग किया उससे, और फिर मैंने बताया कि देखो आपके अंदर, मन के अंदर कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी है, और उसकी वजह से आपको ये बीमारी ऐसी आई है कि जो डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपके पास्ट पेनफुल मेमोरी हटा सकता हूँ। आपको मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कौन सी वो मेमोरी है, क्योंकि इतने 75 ईयर के जीवन में ऐसे कितने लोग मिले होंगे जिन्होंने इनके साथ कुछ व्यवहार सही नहीं किया होगा, तो पास्ट पेनफुल मेमोरी रहती है। तो वो कन्विंस हो गई और फिर बैठी। तो मैंने एक NLP की टेक्निक होती है, उससे मैंने पास्ट पेनफुल मेमोरी उसकी रिमूव कर दी, और वो एकदम डाउन थी, बात करने को भी मुश्किल से कर रही थी। और शाम को उनकी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया कि आपने तो जादू कर दिया मेरी बहन के ऊपर। अच्छा। वो एकदम फ्रेश होकर उठने लगी, घर किचन में काम करने लगी। इज दैट क्विक? इट इज़ दैट क्विक। और दूसरे दिन तो उसकी बहन का ही मेरे पे फ़ोन आ गया, जो मेरे से बात करने को तैयार नहीं थी, कि डॉक्टर अडिया आपने वो बोली थी वो किताब मैं मंगवा रही हूँ और मैं सब पढ़ूंगी। और आज हर हफ्ते मेरे से बात करती, इस बात को 2 महीना हो गया, एंड शी सो हैप्पी, और सब कुछ रिकवर होने लगा फटाफट, सिर्फ एक पास्ट पेनफुल मेमोरी निकालने से ऐसा हुआ। तो ये ऐसी चीज़ है कि लोगों को कभी कभी जादू लगता है ऐसा। तो आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। एनीथिंग अंडर दिस स्काई, आपको जो चाहिए। हमारे जो भी सपने होते हैं, मेरे तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सपने पूरे हुए हैं ऐसे। अच्छा। कि मैं सोचता हूँ और मेरे जीवन में होता है, क्योंकि मेरी सबकॉन्शियस माइंड से दोस्ती हो गई है। अच्छा डॉक्टर अडिया, अक्सर लोग कई ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में उन्होंने ना तो इंटेंशन रखी होती है, ना उन्होंने विजुलाइज़ किया होता है, ना कोई उन्होंने अफर्मेशंस की होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं और वो बोलते हैं फिर कि मैंने तो ये चीज़ सपने में भी नहीं सोची थी। तो वो कैसे पॉसिबल हो जाता है? क्योंकि उसको उस तरह से चाहा नहीं गया था। देखो, ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। हाँ। मगर पहले बताऊं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी का हार्ड डिस्क रहता है। हम जो भी विजुलाइज करते हैं ना, वो स्टोरेज वहाँ पड़ा रहता है मेमोरी के हार्ड डिस्क में। और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक आत्मा है। और हमारे रिलीजन के हिसाब से हम मर जाते हैं तो आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है। That's right. और आत्मा दूसरे बॉडी में जाता है। तो हम पूर्व जन्म के संस्कार कहते हैं ना, यानी हमारा आत्मा अपनी हार्ड डिस्क लेके जाता है दूसरे बॉडी के अंदर। इसलिए कुछ लोग पिछले जन्म को याद कर लेते हैं। तो उसने पिछले जन्म में अगर विजुलाइज कर लिया है, अच्छा। और वो टाइम पे मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो ये टाइम पे होता है। हम ओम शांति ओम पिक्चर आया था, उसमें शाहरुख खान फिल्म फेयर अवार्ड विजुलाइज करता है, और उसको अगले जन्म में मिलता है। याद करिए वो पिक्चर को, अगले जन्म में मिलता है, क्योंकि वो विजुलाइजेशन का पिक्चर तो पड़े है उसके अंदर, और वो वहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चा पैदा होते है उसको बीमारी होती है, 1 दिन का होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। उसने अब ये बीमारी कब अट्रैक्ट किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। हाँ, उसने तो कभी विजुलाइज किया ही नहीं होगा। वो पिछले जन्म का या जो प्रोग्रामिंग है ना, वो इफेक्ट शुरू कर देता है, ऐसा होता है। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲਿਸਨਰਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਏ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 6042040600 604-204-0600 ਤੇ। ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। डॉक्टर अडिया, अगर हम हैप्पीनेस की बात करें, खुशी की बात करें, हर बंदा इस दुनिया में खुशी की, शांति की चाहत में है, हमारी सबकी चाहत है। अगर हम इतना डेस्परेटली उस चीज़ को चाह रहे हैं तो खुशी फिर मिल क्यों नहीं पा रही? वेरी गुड क्वेश्चन। जी।
कल के प्रोग्राम में वहीं से शुरू करने वाला हूँ। देखिए, हमारे मन में ऐसा ही है कि सिर्फ हम खुश इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे कम है। अगर हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, धनवान बन जाएंगे तो हमारी खुशी आ जाएगी। मगर हम देखते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैसा आने के बाद खुशी आ जाती है जी। तो हमारा एक जो थिंकिंग है वही थोड़ा सा फॉल्टी थिंकिंग है। मैं बात करता हूँ होलिस्टिक रिचनेस की, यानी हमें रिच तो बनना है मगर 7 टाइप की रिचनेस हमारे पास होनी चाहिए, 7 टाइप्स ऑफ रिचनेस, जिसमें से एक है रिचनेस ऑफ मनी। बाकी की 6 रिचनेस भी चाहिए अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो जी। तो दूसरी कौन सी है? रिचनेस ऑफ हेल्थ। पहली वाली है रिचनेस ऑफ मनी, दूसरी है रिचनेस ऑफ हेल्थ, तीसरी है रिचनेस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे किस्से बनते हैं, जैसे रेमंड का किस्सा आपको मालूम है कि बेटे ने फादर को घर से निकाल दिया, रेमंड का इंडिया का किस्सा। रिचनेस ऑफ रिलेशनशिप। हेल्थ के बारे में जानते हैं कि कितने लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ है। फिर रिचनेस ऑफ सोशल सर्कल, हमारे बाकी रिलेटिव फ्रेंड के साथ हमारा कितना रिचनेस है वो। फिर रिचनेस ऑफ मेंटल पीस, जो लोगों के पास नहीं है, नींद की गोलियाँ खा के सब लोग सोते हैं। और फिर होती है रिचनेस ऑफ हार्ट, हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है मगर हम दूसरे को क्या दे पाते हैं, रिचनेस ऑफ हार्ट। एंड 7th है रिचनेस ऑफ टाइम, उसके बारे में सब लोग गरीब है। सब लोगों से यही सुनने को मिलता है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, फैमिली से बात करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नया सीखने के लिए टाइम नहीं, बस टाइम नहीं है, यही कॉमन है। बहुत सारे गरीब ऐसे लोगों को देखता हूँ। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो मनी इज़ रिक्वायर्ड, बट 7 टाइप ऑफ रिचनेस जब आपके पास आएगी ना तो आपको हैप्पीनेस फील होगा। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ में 50 साल से हूँ। मैं 1974 में डॉक्टर बना, नियरली 48 ईयर्स से मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ। मैंने देखा कि ये 7 में से कोई ना कोई कमी की वजह से लोग दुखी होते हैं। तो मैं सभी को कहता हूँ कि अगर आपको सुखी होना है तो होलिस्टिक रिचनेस के बारे में सोचिए और उसके ऊपर काम करिए। आप एक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए कि मेरी ये रिचनेस में कौन सा लेवल है जी, हेल्थ में, मेंटल पीस में, ये सब चीज़ों में। तो ये मेरा सबको कहना है कि आपको अगर सुखी होना है, हैप्पीनेस चाहिए तो 7 टाइप की रिचनेस के लिए मेहनत करिए। जिस दिन आ जाएगी मेरी गारंटी है कि आप हैप्पीनेस फील करोगे। अपने कॉलर्स के साथ बात शुरू करते हैं हम। विक्रांत जी। हेलो मैम। हाँ जी विक्रांत जी। हेलो सर। मेरे हेलो। तो आपने आंसर विक्रांत जी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तुसी ब्लूटूथ लगाई हुई है? नहीं जी। हाँ जी, अब आ रही है बात? थोड़ी बेहतर है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी काम ठीक इंटेंशन से कर रहे हैं, हम किसी लोगों का पूरा नहीं करते और हम एक सादी लाइफ जी रहे हैं, तो हम सक्सेस जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आता और कुछ लोग बड़ी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे इन एंड आउट में, ना मॉरली ना वैसे। तो फिर कहाँ कमी है अगर हमारी इंटेंशन ठीक है और वर्कमैनशिप मींस जो हमारी आवाज विक्रांत आवाज थोड़ी कट के आ रही, थोड़ी जी कट के आ रही है। हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा था कि अगर हम ठीक इंटेंशन से काम कर रहे हैं और ठीक लोगों का किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी जो हमारा सक्सेस रेट है वो हम अगर दूसरों से आंकते हैं कम है। आई एम नॉट फाइनेंशियली नहीं बट मेंटली तो ठीक है, पीसफुल है ही है। बट फाइनेंशियली हम कहते हैं कि हम एफर्ट भी ठीक है, ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर वो चीज काइंड ऑफ सक्सेस क्यों नहीं हमें दिखता या मिलता या देर कहते हैं इंटेंशन सही है लेकिन फिर रिजल्ट क्यों नहीं आता। जी विकास जी, मैं आपको बात कहूँ कि आपने जो भी काम करने का तरीका बताया ना, जैसे मैं माइंड पावर की बात कर रहा हूँ, ये सब कॉन्शियस माइंड से आप काम कर रहे थे अभी तक। जिस दिन आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना तो आपका सक्सेस का रेशियो एकदम बढ़ जाएगा। हमारे पास जो अर्ध जागृत मन की शक्ति है, जो 90% पावर है, उसके बारे में तो आप बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे, शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो उसका इस्तेमाल करना साथ में शुरू करो तो दूसरे की तरह आपको बहुत आसानी से सक्सेस मिलेगी। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था जैसा आप महसूस कर रहे हैं। जिस दिन से मैंने ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा ही सफलता मिल रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें बन रही है। तो मैं आपको कहूँगा इसके बारे में जितना हो सके उतना जानिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो आपको पता चलेगा। अभी रेडियो पे जुड़े रहेंगे तो मैं कुछ बातें बताई भी है और भी बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पहले से थे तो मैंने आप बताया था कि उसको जीनी को जगाने का कैसे है और उसको कैसे ऑर्डर करने का वो बताया था। तो फिर से कभी कुछ ना कुछ बता दूंगा मैं आपको
तो फिर आपकी सक्सेस बढ़ जाएगी, मेरी गारंटी है ऐसा। नेक्स्ट कॉलर सुच्चा भट्टी जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो एक तो होती है आपकी विल पावर, एक होती है इनर स्ट्रेंथ, ये दोनों एक ही हैं और अलग अलग हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है ये है कि जो ड्रीम्स हैं उनका आपकी लाइफ पे के साथ क्या कनेक्शन है? देखो, पहली बात तो ये कि आपने व्हील पावर कहा, ये कॉन्शियस माइंड का पावर है, और जो इनर स्ट्रेंथ कहते हैं दैट इज़ कॉन्फिडेंस, वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ कि हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्फिडेंस इज़ ए बिलीफ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बिलीफ हमारी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जिसको हम इनर स्ट्रेंथ कहते हैं। और व्हील पावर है, कोई भी हम डिसीजन लिया उसको इमीडिएटली एक्शन में कन्वर्ट करने का पावर है, वो कॉन्शियस माइंड का पावर रहता है। ये दोनों में फ़र्क रहता है। और आपने ड्रीम की बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारी इनर गाइडेंस सिस्टम है। हमें जीवन में जहाँ पहुँचना है उसके लिए अगर हमने उसको बोल दिया तो हमें गाइड करना शुरू करता है। तो उसकी गाइडेंस की 4 भाषाएं है, उसमें से एक ड्रीम होता है। जैसे इंसुलिन की शोध ड्रीम में हुई थी। जो साइंटिस्ट काम कर रहा था वो डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसको पता नहीं था कि इसका इलाज क्या है। तो उसको रात को ड्रीम आया कि पेंक्रियाज में से कुछ जूस निकाल और वो पेशेंट को दे, और उसमें से इंसुलिन की शोध हुई। तो ऐसे बहुत सारी बेंजीनिंग का स्ट्रक्चर भी ड्रीम में ढूंढा गया है। तो ये ड्रीम है वो सबकॉन्शियस माइंड की एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो कॉन्शियस माइंड को कहना चाहते हैं। और दूसरा कुछ ड्रीम होते हैं जो फैंटेसी भी होती है, मगर ज़्यादातर जो सीरियस ड्रीम रहते हैं वो हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस दे के जाते हैं। तो 2 टाइप के रहते हैं जी। सुच्चा भट्टी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ 604 204 0600 604 204 0600 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਤਿੰਦਰ ਅੜੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਤਿੰਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੈ ਅੜੀਆ, ADHIA। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जो मैं और आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, अब इतना तो ज़रूर कॉन्सेप्ट पता है लोगों को कि एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। जब हम कॉन्शियस की बात करते हैं, दैट मीन्स हम उसके बारे में अवेयर हैं, चेतन हैं, हमें पता है उस चीज़ का। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि जिस चीज़ के बारे में हम अवेयर हैं उसकी पावर उतनी कम है, उसकी पावर कम है, और जिस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है? ये भगवान ने बनाया है ऐसा। भगवान ने बनाया है कि कॉन्शियस माइंड को कम पावर दी है, सब कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा दी है। अब कॉन्शियस माइंड के पावर कौन से रहते हैं? पहला होता है थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सिलेक्शन, IQ, इंटेलिजेंस, देन विल पावर, देन मेकिंग डिसीजन, टेकिंग एक्शन। ये सभी कॉन्शियस माइंड के पावर है। हमें लगता है कि ये तो सब पावर आ गए, मगर ये सिर्फ 10% पावर है। सब कॉन्शियस माइंड का पावर तो कुछ और ही है, और अलग ज़बरदस्त है वो। तो ऐसा है, और हम यही पावर को सिर्फ जानते हैं, जो मैंने कहा ना, थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सबसे जजमेंट। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि किसी चीज़ को हासिल करना है, कोई मुकाम हासिल करना है, हमने वहाँ तक पहुँचना है। ये मतलब हर किसी का अपना अपना ड्रीम हो सकता है, इंटेंशन हो सकती है, लेकिन हम तो छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। हमने किसी अपनी हैबिट को चेंज करना है, किसी आदत को चेंज करना है, हमसे वही नहीं होता। हमने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, हमने एक्सरसाइज करने के लिए अपना मन बनाना है। हम तो मतलब ये है कि जनवरी आएगा तो हम शुरू में अपने साथ ये कमिटमेंट करेंगे कि मैंने ये भी कर लेना है, मैंने वो भी कर लेना है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हम इसी छोटी छोटी स्ट्रगल्स में से ही नहीं निकलते। तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड को अगर ट्रेन करना हो इन छोटी चीज़ों के लिए भी, तो हाउ इज़ दैट गोइंग टू बी हैपनिंग? सही बात है। देखिए, हम जो पूरे दिन में जो भी बिहेवियर करते हैं ना, उसमें से 1 to 2% ही कॉन्शियस थिंकिंग के बाद होता है। बाकी नियरली सभी हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। स्नान करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे स्नान करना है, साबुन फेस पे लगाना है या हाथ पे लगाना है, कुछ सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। कार भी ऐसे ही चलाते हैं हम, फिर नाश्ता करते हैं, वो भी ऐसे ही कर लेते हैं। कार भी चलाते हैं, फिर हम लिफ्ट लेके ऊपर आ जाते हैं।
फिर काम में अगर कॉन्शियस माइंड की ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ सोच के वो बॉस को रहता है यूजुअली। बाकी लोगों का तो काम भी मैकेनिकल रहता है, जैसे ब्लू कॉलर जो वर्क रहता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको तो दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, रोज़ वही काम करना है, बॉक्स पैकिंग करो, ये मशीन का पार्ट यहाँ रखो। तो 99% काम हमारा ऑटोमेटिक होता है। जो हमारा ब्रेन ने ऐसी एक मैकेनिज़्म बनाई है कि जो रेगुलर करना है उसके पीछे ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी सोचने में जाती है। तो ऐसी मैकेनिज़्म है कि 99% ऑटोमेटिक बना दिया है। और ऑटोमेटिक बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है जो हमें पसंद नहीं है, नुकसान करता है, जिसको हम आदत कहते हैं, जो बचपन में बन जाती है। तो हम आदत, हमको मालूम है कि आदत खराब है, अगर इसको सुधार लिया तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, मगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं चेंज हो रही। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जो काम हम बार बार करते हैं ना, उसके ब्रेन में ट्रैक बन जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रैक बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो ऑटोमेटिक काम वो ट्रैक के थ्रू होता जाता रहता है। तो अगर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नए ट्रैक बनाने पड़ेंगे। सो ब्रेन को ट्रेन करना होगा। ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो जैसे जंगल पे एक जंगल में से लोग जा रहे हैं, तो जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ छोटा सा ट्रेल बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, पगडंडी बन जाती है जी। और अगर वहाँ से और ज़्यादा लोग चलने लगे तो पगडंडी बड़ी बनती है, कभी कभी वहाँ हाईवे बन जाता है। और जो यूज़ करना बंद कर दे वो अपने आप घास उग जाता है और ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही होता है कि जो चीज़ हम डेली करते हैं तो उसके बड़े बड़े हाईवे बन जाते हैं, बड़े बड़े ट्रैक बन जाते हैं। फिर उसको ट्रैक को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मगर अभी NLP का साइंस और ये माइंड पावर का साइंस ये कहता है कि यू कैन क्रिएट द न्यू ट्रैक। और एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक साइंस आया है। अच्छा। तो वो कहता है कि यू कैन मेक न्यू ट्रैक, यू कैन डेवलप द न्यू न्यूरॉन्स, यू कैन क्रिएट मोर कनेक्शन, ये सब होता है। तो अगर ये साइंस जानते हो तो आप अपनी आदत बदल सकते हैं। अगर साइंस नहीं जानते हो तो मुश्किल होता है, कि आदतें सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाती है और उसके लिए कॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ता है। तो पहले कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आदतें कैसे चेंज करनी है। जैसे जिम में जाने की आदत है जी। आपको मालूम है, सबको मालूम है कि जिम में जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मगर 99% लोग नहीं जाते हैं और कितना भी डिसीजन ले फिर भी 2-4 दिन के बाद बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा एक्सपीरियंस है कि 50% ऑफ द लोग 1 साल का पैसा भरते हैं जिम में और फिर बंद कर देते हैं। और जितने भी हम कमिटमेंट्स खुद के साथ करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते सब हैं, रेजोल्यूशन टूट जाते हैं, वो 2 महीने के अंदर अंदर टूट जाते हैं। उसका एक और कारण है, मैंने अभी एक अच्छी किताब पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि हमारे अंदर एक गोरिल्ला बैठा है 800 पाउंड का। अभी ऐसा देखा गया है कि 600 पाउंड इज़ द हाईएस्ट वेट ऑफ द गोरिल्ला। तो इसको उपनाम दिया है कि 800 पाउंड गोरिल्ला, जो हमारे अंदर बैठा है। और वो गोरिल्ला पूरे हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और उसकी लाइकिंग क्या होती है कि हम स्टेटस को रहे, कुछ बदले नहीं, क्योंकि उसको आराम पसंद है। तो जैसे ही हम कोई ऐसा रिजोल्यूशन लेते हैं कि जहाँ हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो गोरिल्ला ट्रिक करना शुरू कर देता है आपका वो प्रोग्राम को फेल करने के लिए। तो जब तक आप ये गोरिल्ला को समझोगे नहीं, उसको टेम करने का और ट्रेन करने का सीखोगे नहीं ना, तब तक ये कसमें टूटती रहेगी। आप कितनी भी कसम खाओगे, 4 दिन काम होगा और टूट जाएगा। तो ये पूरा साइंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो लोगों को बहुत सीखना चाहिए इसके लिए, तभी ये सब कुछ होता है, ऐसे इजीली नहीं होता है। अपने कुछ लिसनर्स को सुनते हैं हम। बीर सिंह तारीवाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਸੈਂਸ ਸਬ ਕੌਨਸੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੌਨਸੈਂਸ ਸਬ ਕੌਨਸੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ। हाँ जी, आपको समझ आ गया इनका थोड़ा सा फिर भी एक आप हाँ, रिपीट कर ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सादा लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की, फिर भी बड़ी फिर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अच्छी अचीवमेंट्स हैं उनकी, वो कैसे है, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि सबकॉन्शियस माइंड को जगाया नहीं था उन्होंने। सही बात है। हाँ जी, मैं एग्जांपल दूँ, जैसे धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, उनको तो मेरे ख्याल से नहीं मालूम होगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का। तो एक होता है कि हम जानबूझ के कोई चीज़ को इस्तेमाल करें और एक बिना जाने समझे इस्तेमाल करें जी। तो जैसे मैं कहता हूँ विजुअलाइजेशन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सबकॉन्शियस माइंड।
तो विजुलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक बाय डिज़ाइन एंड एक बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम बचपन से लेके अभी तक विजुलाइज तो करते आए हैं। मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके ऐसा ऐसा करके घुमाता था और आवाज़ करता था। मेरी माँ पूछती थी क्या कर रहा है, मैं बोलता था गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। तो मैं गाड़ी चलाने का विजुलाइजेशन कर रहा था। तो ऐसे बचपन में हमने बहुत सारे विजुलाइजेशन किए रहते हैं जो काम तो करता है मगर हमें मालूम नहीं था ये विजुलाइजेशन है, मगर हम करते आए थे विजुलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। तो कुछ लोग हैं जो ये सब जानते नहीं हैं, फिर भी बचपन से वो डे ड्रीमर रहते हैं जी। तो डे ड्रीमिंग इज़ अ विजुलाइजेशन। तो वो विजुलाइजेशन करते आए थे और उनके जीवन में ये घटनाएं बनने लगी थी। उसको आज भी नहीं पता। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि सर आप जो बोलते हैं मैं बचपन से करता आया था। अच्छा। मगर ये मालूम नहीं था कि ये साइंस है। ये विजुलाइजेशन इज़ ए साइंस, ये एफर्मेशन इज़ ए साइंस। जैसे नैरोबी में मेरा एक फ्रेंड है, वो दिन में 500 बार बोलता है, एक्सेलेंट वर्ड बोलता है। अच्छा। बस बात में एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मैंने उसका नाम ही एक्सेलेंट रख दिया है। और उसकी लाइफ भी एक्सेलेंट है क्योंकि अननोइंगली वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कर रहा है एक्सेलेंट वर्ड से। समझा ना? तो ये एफर्मेशन ये भी एक सबकॉन्शियसली हम यानी बाय डिफ़ॉल्ट बोलते रहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइजेशन करते रहते हैं। जैसे मैंने प्लेन उड़ाने का बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइजेशन किया था, मुझे मालूम नहीं था अच्छा। कि मैं कभी उड़ाऊंगा। बस ये तो हमारा डे ड्रीमिंग था, मगर ये सच हुआ। तो ये जो सर जी बोल रहे हैं कि गांव में लोग बिना जाने भी सक्सेसफुल होते हैं, उसका कारण बाय चांस उन्होंने सही विजुलाइजेशन कर लिया। और दूसरी बात होती है कि हर सक्सेस में कॉन्फिडेंस का रोल बड़ा रहता है। कल मैं जो 15 स्टेप सिखाने वाला हूँ उसमें कॉन्फिडेंस की बात करने वाला हूँ कि मैंने भी देखा था कि कुछ पढ़ने लिखने में कम थे मगर आज ज़िंदगी में बहुत आगे है। खुद पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे मगर ज़िंदगी में पीछे है, क्योंकि उनके अंदर एक जो चीज़ थी वो थी कॉन्फिडेंस जी। और कॉन्फिडेंस है वो पढ़ने लिखने से नहीं आती है, वो तो फैमिली में हमारी आती रहती है। जैसे कुछ कम्युनिटी रहती है वो कॉन्फिडेंस वाली रहती है, जो मिलिट्री में जाती है, और हमारे जैसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनमें अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। तो ये जो सर जी बता रहे हैं उनमें दो कारण हो सकते हैं कि गांव में रहते थे विलेज में और फिर भी बड़ा नाम किया, बड़ा काम किया। तो दो चीज़ें, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट विजुलाइजेशन सही किया होगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब हम सही टाइम पे सही डिसीज़न लेते हैं और सही टाइम पे सही एक्शन लेते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। और दोनों में हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सर जी बोल रहे वो कॉन्फिडेंस वाले लोग होंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए ऐसा। ਨੈਕਸਟ ਲਿਸਨਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾइंड 'ਚ ਜਦੋਂ मैं किताब पढ़ता रहना, कई बार मेरे माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन आता है जी, वो ये कि क्या जो पशु है उनमें भी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है? क्योंकि ये बोलती है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो क्विक वर्क करता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्लोली वर्क करता है। तो मैंने सोचा सांप को भी उसमें भी कॉन्शियस माइंड होगा, सबकॉन्शियस माइंड होगा, वो तो राइट में काम करता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। पूछते हैं दर्शन जी, पूछते हैं इन्हों। हाँ जी, थैंक यू। दर्शन जी, देखिए ये सवाल मेरी लाइफ में सेकंड टाइम आया है। आज से 20 साल पहले एक स्कूल में एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर क्या एनिमल में भी सबकॉन्शियस माइंड होता है? तब मुझे इसका जवाब नहीं मालूम था। अब मुझे मालूम है कि सभी लिविंग में सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों माइंड रहता है। सिर्फ हमारे इंसानों में कॉन्शियस माइंड ज़्यादा डेवलप रहता है, एनिमल में कम डेवलप रहता है। सभी में, एनिमल में भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों रहता है। अब कॉन्शियस माइंड का जो पावर है, थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, ये सब हमारे इंसानों का ज़्यादा डेवलप रहता है। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और एनिमल सिर्फ जिंदा रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बॉडी का कंट्रोल करता है, सब मैकेनिज्म। तो सबको जिंदा रहने के लिए सबकॉन्शियस माइंड तो चाहिए ही है। तो दोनों में दोनों माइंड रहता है, एनिमल में भी रहता है, माइंड में भी रहता है। और उन्होंने दूसरा सवाल क्या पूछा? मेनली यही बात थी उनकी। यही बात थी ना।
हाँ बस वो सांप की एग्जांपल दे रहे थे ना, जैसे कि सांप तो कहते क्विकली करता है। हाँ अच्छा, स्लो और फास्ट की बात कर हाँ। रहे हैं। नहीं, स्लो और फास्ट का नहीं रहता है। कॉन्शियस माइंड से तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, इसलिए लगता है फास्ट काम किया। सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज बैकग्राउंड में काम करता है, वो सामने आके काम नहीं करता है, वो हमें सपोर्ट करता रहता है। कॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करता रहता है आगे बढ़ने में, सफलता पाने में, सुख पाने में, बैकग्राउंड में हेल्प करता है। तो दिखता नहीं है, इसलिए लगता है कि वो स्लो काम करता है। स्लो नहीं काम करता है, वो तो क्विक ही करता है। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੜੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਹੈਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਚਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਔਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਸਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਖੂੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰੀਹੈਬ ਚੋਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰਾਪਲੀਜਿਕ ਦਾ ਪੈਰਾਪਲੀਜਿਕ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ होगा? हाँ जी। इसमें इन्होंने ये पूछा ना कि 2 लोगों को सेम पैराप्लेजिया हुआ, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, एक को जल्दी अच्छा हो गया, दूसरे को होने में टाइम लग रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं वो तुर सकिया ही नहींगा। अच्छा, वो एक नहीं चल पाया बिल्कुल भी। हाँ, वो 40 साल की गाल हुआ। सही बात है। तो देखिए, हमारा जो बॉडी का हीलिंग पावर है ना, रिपेयरिंग का जो पावर है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड का जैसा प्रोग्रामिंग करो वैसा उसका हीलिंग पावर के ऊपर उसकी असर होती है। तो जितना पॉजिटिव माइंड रहा इतना जल्दी हीलिंग होता है, जितना नेगेटिव माइंड रहा उतना हीलिंग कम होता है। अब ये दोनों का मुझे माइंड में क्या सोचते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। एक तो बिलीफ सिस्टम रहती है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं ठीक होने वाला है तो एक बंदा मान लेता है कि हाँ डॉक्टर ने बोला तो अब ठीक नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं होता है। दूसरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो आसानी से हो जाएगा और उसके बिलीफ ऐसी बन गई तो वो जल्दी ठीक होता है। फिर वो कितना पॉजिटिव है लाइफ में, कितना नेगेटिव है उसके ऊपर भी है। जितना इंसान नेगेटिव रहेगा उतना हीलिंग पावर कम रहेगा, तो ये भी फ़र्क होता है। तो और वो विजिलेंस कितना करता है, एफर्मेशन कितना करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। और माइंड जितना हेल्दी रहेगा उतना जल्दी से हेल्दी बॉडी बन जाएगा। माइंड अगर जितना नेगेटिव रहेगा उतना बॉडी नेगेटिविटी की वजह से वो बीमारी रहेगी। तो ये देखना पड़ेगा कि जो ठीक नहीं हो रहा है उनका माइंड का सेटअप क्या है, उनकी बिलीफ सिस्टम क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या है। अच्छा डॉक्टर अड़िया, एक चीज़ और है, जब हम किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट करते हैं, चाहे हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम सब कुछ जो अभी आप बता रहे थे, अगर वो सब करने के बावजूद रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, जैसे हो सकता है कि इसी केस की हम बात करें, ये जो मेंशन करके गए हैं निर्मल जी कि 2 व्यक्तियों के साथ ऐसे हुआ, एक हील हो गया और दूसरे की वही प्रॉब्लम रही। जब एफ़र्ट करने के बावजूद और पूरे दिल से करने के बावजूद रिज़ल्ट नहीं मिल रहा,
तो फिर अल्टीमेटली हम उसी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये न थी हमारी किस्मत, जो मंजूर खुदा होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, उस क्योंकि हमारे पास और कुछ बचता नहीं है फिर। तो वो टाइम आता है कि जब फिर हम चैलेंज करते हैं कि क्या है, मन की शक्ति है ही क्या है, जब सब कुछ करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे और बार बार हम ये चीज़ कह रहे हैं कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। देखिए, क्लेमेंट स्टोन नाम के एक फिलसूफ ने कहा है कि आप थोड़ा सा करीब आ जाइए। हाँ जी। क्लेमेंट स्टोन ने कहा है कि वॉट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, एंड बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान की बिलीफ नेगेटिव रहती है उसको कभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही नहीं है। सो शक की नज़र से खुद को नहीं देखना चाहिए। से नहीं देखना चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना चाहिए। थोड़ी सी भी शक की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने मेरी किताब में भी लिखा है, मेरे प्रोग्राम में भी बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मैंने माइंड पावर का ये इस्तेमाल किया, वो किया, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला जी। तो जब मैं उसकी इंक्वायरी करता हूँ तो पता चलता है उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो मैं स्टेप बताता हूँ उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। फॉर एग्जांपल ये बिलीफ वाली कमी है कि एक बार बिलीफ बन गई कि ये ठीक नहीं होगा या ये मेरा काम नहीं होगा, बाद में आप विजुलाइज कर लो, एफर्मेशन दे दो, विजन बोर्ड बना लो, सब कुछ कर लो, मगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत भी कर लो और आप ये नहीं ढूंढते हैं कि मेरी बिलीफ अगेंस्ट में थी, आप ये देखते हैं कि नहीं मेरे नसीब में नहीं था। तो नसीब एक बार बीच में आ गया तो फिर आप अपने फेलियर तो का नसीब को नहीं लेके आना। नहीं, नसीब को बिल्कुल नहीं लेके आना है, क्योंकि नसीब जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि भगवान क्यों एक का नसीब अच्छा लिखेंगे दूसरे का बुरा लिखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने एक पूरी सिस्टम बनाई है, परफेक्ट यूनिवर्सल सिस्टम है। वो सिस्टम को जो समझेंगे और ठीक से फॉलो करेंगे उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो उनको समझेंगे नहीं, आड़ा टेढ़ा कुछ भी यूज़ करेंगे तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, दुखी होते हैं। तो नसीब को ये करने की बजाय ये देखो कि ये इसको सिस्टम को बराबर समझे कि दूसरे लोग क्यों हैप्पी होते हैं, हम क्यों हैप्पी नहीं हैं, और उसके कारण मिल जाएंगे आपको। और मैं ढूंढ के देता हूँ जब मैं किसी को एनालाइज करता हूँ कि देखो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम ये थी इसलिए रिजल्ट नहीं मिला, या तुमने ये नहीं किया था इसलिए रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा देखना चाहिए रादर देन नसीब का। मैं कभी नसीब के बारे में सोचता ही नहीं, तो मैं मेरी गलतियाँ ढूंढता रहता हूँ कि मैंने क्या किया, और पहले तो मेरी बिलीफ सिस्टम को पूछता हूँ कि क्या डिड आई बिलीव कि मैं ये कर सकता हूँ या रिजल्ट मिलेगा, इसका वो देखना चाहिए। अच्छा, एक और अगर थोड़ा सा आप क्लियर कर सकें, हमारे मन में हमेशा ये चीज़ है कि, और लोग हमें बताते हैं, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, कि हमसे ये हो नहीं रहा, पॉसिबल नहीं है, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। हर एक व्यक्ति की ये स्ट्रगल है। अगर वो चीज़ हम करना सीख जाएं फिर तो समस्या कोई नहीं रहेगी। लेकिन इज़ दैट पॉसिबल कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हुए हम ये करना सीख जाएं? सही बात है। देखिए, पास्ट है वो तो बीत गया है, फ्यूचर तो हमने देखा नहीं है। हमारे पास अभी जो रियलिटी है वो प्रेजेंट है। इसीलिए हमारे सब धर्म भी कहते हैं, सब ट्रेनर भी कहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट, पावर ऑफ नाउ करके किताब भी है, आपने जी देखा होगा। और दूसरी बात है कि देखिए, पास्ट में हम जीते हैं तो पास्ट में बहुत सारी पेनफुल घटनाएं होती है, तो पास्ट में हम जिएंगे ना तो हमें डिप्रेशन नाम की बीमारी होगी। जिनको भी डिप्रेशन होता है ना, वो हमेशा पास्ट में जीने वाले लोग रहते हैं। फ्यूचर में जो रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टन, तो उनको एंग्जाइटी नाम का प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों से बचना है तो हमारे पास एक ही चीज़ है, वो लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहो, यानी अभी जो मैं जी रहा हूँ वो बेस्ट कैसे जीऊँ, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ सबसे अच्छा कैसे करूँ, बस उसके ऊपर फोकस करेंगे ना तो ये बहुत सारी समस्या कम हो जाएगी। तो कैसे करें? प्रेजेंट में तो रहा नहीं जा रहा। पहले तो इसका इम्पोर्टेंस समझो, और आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन करके होता है, आपने सुना होगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपको प्रेजेंट में रखने की आदत बन जाती है। धीरे धीरे आपका फोकस पावर ऑफ नाउ में रहता है, अभी में रहता है। तो जो भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे वो धीरे धीरे इसमें प्रेजेंस में आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और अगर आप क्लियर कर सकें, जब मेडिटेशन की बात करते हैं, बहुत से लोगों के लिए मेडिटेशन कुछ और है। वो है कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हमने मुक्ति हासिल करनी है, उनके जो गोल्स हैं वो अलग से हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं, जो लोग भगवान में विश्वास भी नहीं करते, वो कहते हैं कि हम भी मेडिटेट करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट? देखिए, मेडिटेशन और भगवान ये सब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, मेडिटेशन डजंट मीन कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। नहीं,
मेडिटेशन तो एक माइंड पावर की टेक्निक है बेसिकली, और भगवान एक बिलीफ है जो अलग अलग सोसाइटी ने अलग अलग बनाई है, इसलिए सबका भगवान अलग रहते हैं, सबके रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग रहती है। मेडिटेशन, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को भी कंफ्यूज करते हैं कि हमें मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है, शायद हम उस अदृश्य शक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। ये मेडिटेशन इज फॉर आवरसेल्फ। मेडिटेशन इज नथिंग बट इनर जर्नी। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम हमारे अंदर की जर्नी करते हैं, एंड वी टच सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के और बॉडी के 4 स्टेट रहते हैं। कॉन्शियस स्टेट रहता है जिसको हम बीटा स्टेट कहते हैं, एक नींद की अवस्था होती है जिसको थीटा स्टेट कहते हैं, ये कॉन्शियस और नींद के बीच में एक अल्फा स्टेट रहती है जिसको ट्रांस कहते हैं हिप्नोटिज्म में, और जिसको योग निद्रा भी कहते हैं संस्कृत में, और एक डेल्टा स्टेट रहता है जो अनकॉन्शियस स्टेट रहता है। ऐसे 4 अलग अलग स्टेट रहता है। वो डिपेंड ऑन हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या है। हमारा जो दिमाग है उसमें से इलेक्ट्रिकल वेव्स बनते हैं, वो वातावरण में फैलते हैं, और उसकी स्पीड के हिसाब से हमारी मन की अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो ये मेडिटेशन है, वो स्पीड को कम करने की एक क्रिया है। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन, समझे ना। इट इज़ प्योरली, इसको रिलीजन के साथ जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। ये तो एक विज्ञान है जो विज्ञान के रूप में ही देखना चाहिए कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, और ऐसा देखा गया है विज्ञान में कि जितना कम फ्रीक्वेंसी पे आप काम करोगे इतना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका एजिंग स्लो हो जाएगा, और आप ज़्यादा लंबा जियोगे, बीमारियां कम होगी, और आप एजलेस बन जाओगे जितना कम फ्रीक्वेंसी पे जियोगे। तो इसको भगवान के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा, तो अब डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जो MBBS MD और दूसरी तरफ एक माइंड ट्रेनर हैं, वो मेडिसिन को कहाँ देखते हैं? देखिए, मेडिसिन का कुछ रोल तो है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन यूजलेस है। जैसे अभी मुझे हाथ कट गया और खून बहने लगा तो मुझे एलोपैथी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, खून को कंट्रोल करने के लिए स्टीच लेना पड़ेगा, ये तो सब करना ही पड़ेगा। बट बेसिकली डॉक्टर का क्या रोल होता है? डॉक्टर का रोल होता है बीमारी को स्टॉप करने का और बीमार पार्ट को निकालने का। फॉर एग्जांपल, आपको अपेंडिक्साइटिस हो गया जी, तो अपेंडिक्स बिगड़ा हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अपेंडिक्स को काट के निकाल के फेंक देंगे, या पेट में ट्यूमर है कैंसर का तो निकाल के फेंक देंगे, स्टीच ले लेंगे, और बाद में जो हीलिंग करता है वो तो हमारा बॉडी करता है। बॉडी इटसेल्फ इज़ अ हीलिंग मैकेनिज्म जिसका कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास रहता है, समझा ना। अगर सबकॉन्शियस माइंड ने कोऑपरेट नहीं किया तो डॉक्टर का इलाज का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे किसी ने सवाल पूछा था, एक ठीक हो रहा है दूसरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक का सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग पावर ज़्यादा चल रहा है, दूसरे का कम चल रहा है, इसलिए उसका हीलिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो मेडिसिन का रोल होता है इमीडिएट पेन कंट्रोल करने के लिए, इमीडिएट इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए। मगर आजकल साइकोसोमेटिक बीमारियां इतनी हो गई है। वैसे तो मैं जब पढ़ता था तब हमें ये सिखाया जाता था कि 10% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, मगर आज का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 100% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। अच्छा, इंक्लूडिंग कोरोना। क्योंकि जब आदमी ऐसा मानता है मुझे कुछ नहीं होगा करके वो प्रिकॉशन नहीं लेता है और फिर उसको कोरोना हो जाता है, तो कुछ नहीं होगा करके केयरलेस बना इसलिए उसको कोरोना हुआ है। तो बेसिकली इट इज़ अ साइकोसोमेटिक डिजीज, समझा ना जी। तो मेरे हिसाब से तो 100% डिजीज है साइकोसोमेटिक। तो मेडिसिन का रोल है, मगर मेडिसिन का लिमिटेड रोल है, ये मैंने लाइफ में देखा है। मेरा ही एग्जांपल दूँ तो आज से 5 साल पहले मुझे रात को पेट में दर्द शुरू हुआ, मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ के गैस्ट्रेंटोलॉजी हॉस्पिटल में डॉक्टर था मेरा जाना पहचाना वाला था। 4 दिन मेरा इलाज हुआ। अहमदाबाद के सभी स्पेशलिस्ट ने मुझे चेक किया कि क्यों दर्द हो रहा है। 4 दिन के बाद मैं ठीक होकर निकला, और मैंने लास्ट में पूछा कि मेरी बीमारी क्या थी, मेरा डायग्नोसिस क्या था, बोले पता नहीं। अच्छा, अब 4 दिन इतने सारे स्पेशलिस्ट ने देखा, दवाई दिया, और डिस्चार्ज के टाइम पे बोल रहे पता ही नहीं हमें क्या था, डायग्नोसिस किए बिना मैं ठीक हो गया। तो कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है जी, कि पता ही नहीं चलता और ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म काम करती है। डॉक्टर ने जो रोल किया वो तो सिर्फ पेन किलर का और ये दे के काम किया, कुछ एंटीबायोटिक दे दिया जो ज़रूरत थी या नहीं उनको भी नहीं पता थी, मगर एंटीबायोटिक खिलाया, कुछ पेन किलर दिया और मैं ठीक हो गया। मगर हीलिंग तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने किया, क्योंकि उसके पास ये रहता है सब कुछ। डॉक्टर अड़िया, अभी 2 मिनट बाकी हमारे पास बचे हैं। आपने विजुअलाइजेशन की बात की और अफर्मेशंस की बात की, उससे पहले इंटेंशन की बात की। अगर थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकें आप इन तीनों चीज़ों को। अब हमारे पास मेरा अगर कोई गोल है तो मैंने किस तरह से मतलब इंटेंशन कैसी रखनी है, हाउ डू आई विजुअलाइज, एंड उसके बाद अफर्मेशंस। देखिए, आपका इंटेंशन है कि नहीं और
उसको क्रिएट करना है तो एक सिंपल तरीका है कि आप अपना विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड यानी सपनों का बोर्ड। जो भी आपके सपने हैं वो एक बोर्ड में बना दो चित्र के रूप में और दीवार पे लगा तो आपका इंटेंशन है तो ही करोगे। तो आपने इंटेंशन कर दिया, एक यूनिवर्स को कमांड भेज दिया कि मुझे ये करना है, फिर वो विजन बोर्ड सामने ही है, खास करके बेडरूम, मतलब उसको सामने रखना होगा दीवार पे लगाना। ऐसा नहीं है कि मैं एक बुक में लिख के रख दूं, छुपा के रख लूं। नजर के सामने होगा, वो जिगर के पास रहेगा। नजर के अपने सामने होना चाहिए, नजर के सामने, जिगर के पास। ये नहीं है कि भाई अगर हमने भगवान को ये मैसेज दे दिया या यूनिवर्स को मैसेज दे दिया, वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा। बार बार रिमाइंडर देना है खुद को। हाँ, तो वो दीवार पे लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। और फिर एफर्मेशन देना है, लोगों को बोलना है ये मैं करूँगा, ये करूँगा, या खुद अपनी एक डायरी बनाना है एफर्मेशन की। बस, तो ये तीनों लैंग्वेज से कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ। मेरा छोटा भाई IAS ऑफिसर था, उसको IAS बनने का सपना था। तो मैंने उसको आइडिया दिया कि तू तेरे हॉस्टल के दरवाजे के ऊपर तेरे नाम के नीचे IAS लिख दे, जबकि वो पास नहीं हुआ था। और उसने मेरी बात मानी और लिख दिया। अच्छा। और 22 साल की उम्र में फर्स्ट ट्रायल में IAS पास हो गया। 38 ईयर्स उसने काम किया गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में। खास करके 17 ईयर्स नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 काम किया। ही वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये डिमोनिटाइजेशन, GST सब उसका काम था। तो ये सभी सफलता के पीछे एक मेरा आइडिया था, जो मैंने उसको बोला था कि तेरे दरवाजे के ऊपर तेरे नाम के नीचे IAS लिख दे, क्योंकि उसका इंटेंशन वहाँ क्रिएट हुआ। नहीं तो एक विचार आता है और चला जाता है बबल का जैसा, मगर जब आप लिख देते हैं तो एक इंटेंशन के रूप में बनता है। बार बार दिखता है तो अंदर वो विचार घूमता रहता है, वो यूनिवर्स में मैसेज के रूप में आता है और फिर लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसा करना चाहिए। तो आपको ये तीनों लैंग्वेज यूज़ करो तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। वैसे बिलीफ भी सपोर्ट करनी चाहिए। एक्चुअली तो मैं 15 स्टेप सिखाता हूँ कि कोई भी सफलता के 15 स्टेप हो, उसमें 5th स्टेप है कि आपको बिलीफ, उसकी सपोर्टिंग होनी चाहिए। आपका गोल है कि मुझे फरारी कार लेना है, मगर बिलीफ कहती है कि नहीं, मैं फरारी कार नहीं ले सकता हूँ। कितना भी विजुलाइज कर लो, कितना भी इंटेंशन क्रिएट करो, कितना भी अफर्मेशन लिखो, वो बिलीफ नाम का ब्लॉक आपको रोक देगा। सेम हीलिंग में भी होता है। डॉक्टर ने बोल दिया ये बीमारी जानलेवा है, इनक्योरेबल है, नहीं होगी, फिर आप कितना भी विजुलाइज कर लो, आपने अगर मान लिया है उनकी बात तो फिर आप ठीक नहीं होंगे, आपका हीलिंग होगा ही नहीं, वो बिलीफ आपका रोकेगी। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल का आप जो प्रोग्राम बता रहे थे, अगर हमारे सुनने वालों को आप बता सकें कि कहाँ प्रोग्राम होने वाला है और कितने बजे होने वाला है? कल सरी में होने वाला है, जो सनराइज बैंकेट है वहाँ पे होने वाला है, सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, जिसके अंदर में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और उसका इस्तेमाल करके सफल कैसे होना है और सुखी कैसे होना है। सफल तो बहुत लोग हो जाते हैं मगर सुखी बहुत कम लोग हैं, तो उसका जो फंडा है वो सिखाऊंगा। तो जिसकी वजह से, और प्रैक्टिकल भी बहुत सारे करवाऊंगा, तो उसकी वजह से लोग उसका इस्तेमाल सही तरह से करेंगे। और ये तो सेवा के लिए रखा है, बहुत नॉमिनल है। स्टूडेंट के लिए $10 रखा है, $20 है बड़े के लिए है, वो भी कॉस्ट से कम है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है बैंक्वेट रूम की, ये वो। मैं अमेरिका से स्पेशली आया हूँ तो हमारा खर्चा भी इसमें से नहीं निकलेगा, मगर सेवा के रूप में हमने रखा है। जो नवजोत करके मेरे दोस्त थे, मेरे ट्रेनर हैं, उन्होंने रखा है। तो मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए, आपका जीवन बदल दूंगा अगर आप जीवन बदलने के इरादे से आए तो। सो वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ 6047008568 ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 604-785-68। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਅੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, navjot@sherpunjabradio.ca ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।